हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर ये मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि इसकी समरी को भी देखेंगे, जैसा कि हम हर चैप्टर में करते हैं। समरी भी डिटेल में देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। एक्स्ट्रा क्या है, इसी से रिलेटेड ही है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा सब इसी से रिलेटेड है। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर वगैरह के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से, तो इसलिए जो है वो भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं समरी में। समरी में जो पॉइंट एकदम से सिंप्लीफाइड एकदम से होंगे, जो कि अंदर भी मैं डिटेल में समझा चुका हूँ अच्छे से, तो उनको हम रीड करके आगे निकल जाएंगे और जो मुझे लगेगा कि हाँ समझाने वाला है थोड़ा, वो समझाते चलूँगा। ठीक है, समरी सारांश चैप्टर का। न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जानते हैं। वाइल डीएनए रिस्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के ज़्यादा अच्छे से काम आता था। आरएनए मोस्टली हेल्प्स इन ट्रांसफर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, और आरएनए मेनली काम आता था ट्रांसमिशन के लिए, मतलब ट्रांसफर और एक्सप्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, मतलब जैसे ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए वगैरह के रूप में। ठीक है, दो यद्यप डीएनए एंड आरएनए बोथ फंक्शन है जेनेटिक मटेरियल। हाँ, वो बात है कि यद्यपि वैसे तो डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं, वट लेकिन 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 क्या कि डीएनए बीइंग केमिकली एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, लेकिन डीएनए कंपेरेटिवली आरएनए के स्ट्रक्चरली और केमिकली ज़्यादा स्टेबल था, इसलिए इजी बेटर जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। ठीक, हाउएवर वैसे तो आरएनए इज द फर्स्ट टू इवॉल्व, लेकिन सबसे पहले जो जो इवॉल्व हुआ था वो आरएनए था, एंड डीएनए वाज ड्राइव्ड फ्रॉम आरएनए। डीएनए बना आरएनए से, ध्यान रखना, ना कि आरएनए डीएनए से। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन था, आरएनए। द हॉल मार्क्स ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज, हॉल मार्क्स क्या है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, क्या था, इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो H4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H4 हॉल मार्क्स, तो हॉल मार्क्स क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिस फ्रॉम द अपोजिट जेंडर। द रूल इज दैट, रूल क्या है कि एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, एडेनिन थाइमिन से पेयर करेगा थ्रू टू हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, एंड गुआनिन विद साइटोसिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ये हम डिटेल में देख चुके हैं अच्छे से। दिस मेक्स वन स्ट्रैंड कंप्लीमेंटरिटी टू द अदर, और यही बात जो है एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट्री बनाती है। द डीएनए रेप्लिकेट्स करता है सेमी कंजर्वेटिवली। द प्रोसेस इज गाइडेड बाय द कंप्लीमेंट्रिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये प्रोसेस जो किस किस प्रकार गाइडेड की जाती है, कंप्लीमेंट्री जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसी द्वारा गाइड की जाती है। ठीक है, जब सेमी कंजर्वेटिव रूप में रेप्लिकेट करता है तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस किसके द्वारा गाइड की जाती है, कंप्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। ठीक है, उसी के बेसिस पर जुड़ते चले जाते हैं, नया बनता चला जाता है सेगमेंट। ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर आरएनए। ठीक है, डीएनए का वो सेगमेंट जो कि आरएनए को कोड करता है, में इन सिंपलिस्टिक टर्म कैन बी रिफर्ड एज जीन, उसी को सिंपलेस्ट टर्म में जीन बोल देते हैं, जो कि मतलब जिनका ट्रांसक्रिप्शन संभव हो। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आल्सो वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट, ट्रांसक्रिप्शन के समय भी एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का किसकी तरह काम करता है, टेम्पलेट की तरह, टू डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ द कम्प्लीमेंट्री आरएनए। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाने के लिए। ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड होता था। इन बैक्टीरिया द ट्रांसक्राइब मैसेंजर आरएनए फंक्शनल, बैक्टीरिया में ट्रांसक्राइब जो मैसेंजर आरएनए होता है वही फंक्शनल होता है, क्योंकि उसमें इंट्रॉन तो होते नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए थोड़ी बनता है, मतलब हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए थोड़ी होता है। ठीक है, इनएक्टिव वाला, तो स्प्लाइसिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो भाई फंक्शनल हो जाता है सीधे सीधे। हैंस कैन बी डायरेक्टली ट्रांसलेटेड, और यहाँ तक कि हमने पढ़ाई है कि यहाँ तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन पूरा कंप्लीट हो भी नहीं पाता, थोड़ा सा मैसेंजर आरएनए बना उसी वो ही एकदम से प्रोटीन में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, मतलब उसी से प्रोटीन बनने लगती है, कन्वर्ट करना सही नहीं है। ठीक है, हैंस कैन डायरेक्टली बी ट्रांसलेटेड, डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दिया जाता है। इन्हें यूकैरियोट्स में दी जीन इज स्प्लिट। ठीक है, जीन इज स्प्लिट होता है, जीन स्प्लिट का मतलब भाई जीन के बीच बीच में, एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन होते हैं। ठीक है, द कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन्स। ठीक है,
आर इंटरप्टेड बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। कोडिंग सीक्वेंस कौन से होते हैं? एक्सॉन, जो कि हमारे काम के हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं इंट्रोन। तो ये कह रहे हैं एक्सॉन दो है जो कि कोडिंग सीक्वेंस है, वो बाधित किए जाते हैं किसके द्वारा? बीच बीच में आ जाते हैं इंट्रॉन। नॉन कोडिंग सीक्वेंस इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन आर जॉइंड टू प्रोड्यूस फंक्शनल आरएनए बाय स्प्लाइसिंग। ये हमने डिटेल में पढ़ा ही था। ये मैसेंजर आरएनए कंटेन्स द बेस सीक्वेंसेस दैट आर रीड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3। ठीक है, 3 के कॉम्बिनेशन में पढ़े जाते हैं टू मेक ट्रिपलेट जेनेटिक कोड, टू कोड फॉर एन अमीनो एसिड। द जेनेटिक कोड इज रीड अगेन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी। और जेनेटिक कोड भी उसी हिसाब से पढ़े जाते हैं बाई ट्रांसफर आरएनए द्वारा। ट्रांसफर आरएनए पढ़ा लिखा दूल्हा था ना। ठीक है। इंग्लिश बाबू देसी मैम एक शाहरुख खान की मूवी थी, काफ़ी पुरानी, तो ऐसे याद रख सकते हैं। देसी मैम का मतलब है अनपढ़, अमीनो एसिड अनपढ़ होती है, ऐसे याद रखें। ट्रांसफर आरएनए पढ़ा लिखा होता है। दैट एक्ट एज एडेप्टर मॉलिक्यूल। क्यों एडेप्टर बोल रहे थे? सब कुछ हम डिटेल में देख ही चुके हैं। देयर आर स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए फॉर एवरी अमीनो एसिड। हमने बताया था कि प्रत्येक दूल्हा के लिए दुल्हन स्पेसिफिक होती है और प्रत्येक दुल्हन के लिए दूल्हा स्पेसिफिक होता है, जैसा कि चैप्टर के अंदर थ्योरी में लिखा हुआ है। तो भाई ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक दुल्हन के लिए दूल्हा स्पेसिफिक होता है, मतलब ट्रांसफर आरएनए। अमीनो एसिड को मैंने किसकी एनालॉजी दिया? दुल्हन की। द ट्रांसफर आरएनए बाइंड्स टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ट्रांसफर आरएनए जो है बाइंड्स करता है टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड से। ठीक है। 8 ऑन एंड पेयर्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा पेयर्स करता है विद कोड्स ऑन मैसेंजर आरएनए। ठीक है, थ्रू इट्स एंटीकोडोन के द्वारा, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए पे तो एंटीकोडोन होते हैं ना, मैसेंजर आरएनए कोडोन होते हैं। दैट इज मैसेंजर आरएनए का कोडोन एंड ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन भी इस पर करेंगे। ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पलर वगैरह क्वेश्चन उठाए हैं वो सब। ठीक, अगर अच्छे लेवल के अगर बने तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, वो अभी मैं कराऊंगा। ठीक, याद हो गया? ठीक, द साइड ऑफ ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की इज राइबोसोम होता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री बोलते हैं ना इसको। विच बाइंड टू मैसेंजर आरएनए एंड प्रोवाइड, भाई मैसेंजर आरएनए से बाइंड करता था एंड टू प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म पर ज्वाइनिंग ऑफ अमीनो एसिड। ज्वाइन करते जाते थे, उसके लिए प्लेटफॉर्म की तरह काम करते थे। पंडित जी बनाया था मैंने एनालॉजी में। वन ऑफ द राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट। राइबोसोमल आरएनए में से एक राइबोजाइम वगैरह कैटलिस्ट की तरह काम करता था फॉर पेप्टाइड फॉर्मेशन के लिए, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द आरएनए एंजाइम राइबोजाइम। ये प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है, क्या होता है? आरएनए एंजाइम मतलब राइबोजाइम। ट्रांसलेशन ये प्रोसेस होती है दैट हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। सिंपल सी बात है भाई, आरएनए से ही तो प्रोटीन बनती है। जस्ट आरएनए की तो डायरेक्टली होगा, मतलब एकदम से उसके चारों ओर अराउंड होगा। ट्रांसलेशन प्रोसेस इंडिकेटिंग दैट लाइफ बिगेन अराउंड आरएनए। मतलब ये इस बात को प्रूव करती है कि जो है जीवन की उत्पत्ति, मतलब जीवन जो बना था वो आरएनए के अराउंड बना था। ठीक है, एवोल्यूशन में हम यही तो पढ़ते हैं इसी तरीके से। सिंस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आर एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, ध्यान रखना। चाहे डीएनए से आरएनए बनना हुआ, चाहे आरएनए से प्रोटीन, दोनों ही में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान से, रेप्लिकेशन भी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता था। चैप्टर की थ्योरी में लिखा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सेंट्रल डॉगमा की तीनों ही चीज़ें एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव हैं भैया। ठीक, दिस हैव टू बी टाइटली रेगुलेटेड, उनको अच्छे से रेगुलेट भी किया जाता है। ट्रांसलेशन कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही रेप्लिकेशन भी टाइटली रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ द, मतलब कह सकते हैं सेंट्रल डॉगमा की तीनों ही चीज़ें महंगी हैं करना, तीनों चीज़ें अच्छे से टाइटली रेगुलेट की जाती हैं। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज द प्राइमरी स्टेप फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अगर हम जीन एक्सप्रेस को रेगुलेशन करना चाह रहे हैं तो रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, वो प्राइमरी स्टेप था। इन बैक्टीरिया में मोर देन वन जीन इज अरेंज्ड टुगेदर। बैक्टीरिया में एक से ज़्यादा जीन एक साथ अरेंज होते हैं एंड रेगुलेटेड यूनिट्स, और एक यूनिट के रूप में रेगुलेट होते हैं, कॉल्ड एज ओपेरॉन्स। तभी तो मैंने बोला था कि जिन का गुच्छा ही तो ओपेरॉन कहलाता है। लेक ओपेरॉन इज द प्रोटोटाइप एपोरॉन था इन बैक्टीरिया में, विच कोड्स फॉर जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ द लैक्टोज, जो कि ऐसे जीन को कोड करा रहा था जो कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी थे। ठीक है, पढ़े थे ना बीपीटी। ठीक है, जेड वाई ये जो जीन थे वो क्रम से बीपीटी को बना रहे थे। ठीक है, बीपीटी समझ ही रहे होगे सब। जो ओपेरॉन इज रेगुलेटेड बाय द अमाउंट ऑफ द लैक्टोज
इन द मीडियम। ओपेरॉन मतलब बाइलिक ओपेरॉन इस तरीके से रेगुलेट किया जाता है कि अमाउंट ऑफ लैक्टोज कितनी है मीडियम में, वेयर द बैक्टीरिया आर ग्रोन कर रहा है। देयरफॉर दिस रेगुलेशन कैन आल्सो बी व्यूड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट होगा तभी उसको तोड़ने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो तभी एंजाइम आएगा। इस बात पे बेस्ड है ये, मैंने अंदर भी समझाया था बहुत अच्छे से ये बात। क्योंकि लैक्टोज होता है तभी तो एंजाइम बनता है ना, क्योंकि लैक्टोज पर ही तो काम करना है ना उसे। जब लैक्टोज ही नहीं होगा तो हम तोड़ेंगे किसको, तो एंजाइम ही बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज मेगा प्रोजेक्ट था दैट एम्ड, जिसका उद्देश्य था, जिसका टारगेट जो था टू सिक्वेंस करना एवरी बेस इन ह्यूमन जीनोम में, प्रत्येक बेस को सिक्वेंस करना, नॉट होल सेट ऑफ डिप्लॉयड कंटेंट। ठीक है, जीनोम की बात चल रही केवल, मतलब 24 क्रोमोसोम, ध्यान से याद रखना। ऑटोसोम तो एप्लॉयड हो जाते हैं मतलब 22, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम दोनों लिए जाते हैं जीनोम में। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट हैज यील्डेड, इस प्रोजेक्ट ने उत्पादन कराया मच न्यू इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन को, मैनी न्यू एरियाज एंड एवेन्यूज़, बहुत सारे नए नए क्षेत्र दिए, अवसर दिए है, वो पिंड खुल गए अब एज ए कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप ऑफ दिस प्रोजेक्ट के। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ए टेक्निक टू फाइंड आउट वेरिएशन इन इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन एट डीएनए लेवल। डीएनए लेवल पर एक जनसंख्या के इंडिविजुअल में क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उस बात को पता करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक यूज करते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस में पॉलीमॉर्फिज्म होती है, दैट वेरिएबिलिटी होती है, उसी पर ये बेस्ड होता है। इट हैज़ इमेंस एप्लीकेशन, ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक उसका एप्लीकेशन होता है इन द फील्ड ऑफ फॉरेंजिक साइंस में, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, जैसे कि हमने चैप्टर में डिटेल में देखा था, एंड पॉपुलेशन डाइवर्सिटी आल्सो। ठीक है, चैप्टर की थ्योरी में लिखा मतलब अंदर। ठीक है, वो सब मैंने बताया था। ठीक है, साइट ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटेक्शन तो राइबोसोम था, वो ये मतलब कि शादी जो सामूहिक विवाह हो रहे थे, शादी कंप्लीट होने की साइड तो पंडित जी ही होती है ना। ठीक है, और बाकी मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ABCD Z, ये 5 टाइप के डीएनए में जो होता है केवल जेड डीएनए जो है लेफ्ट हैंडेड होता है, बाकी सब राइट हैंडेड होता है। हम जो अपने डिटेल में पढ़ते हैं सिलेबस में, वो BDNA होता है। जेड डीएनए जबिंदा ही लेफ्ट हैंडेड थी, ऐसे याद रख सकते हैं। जबिंदा एक लड़की थी, ठीक है, और लेफ्ट हैंडेड थी, मतलब लेफ्ट हैंडेड होता है बस ये डीएनए, याद रख सकते हैं जेड डीएनए। ठीक, ये एक अलग से थोड़ा सा है। RFLPS ये ऐप है। ठीक है, ये पॉइंट बन गया, ई मत समझना इसको, ऐप बना ये। ठीक है, ऐसे करके बना देना अगर आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ऐप बना हुआ है। RFLPS प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, RFLPS प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ऐसे याद रखना, रफ लिप्स। ठीक है, सूखे सूखे होठ, रफ लिप्स याद करने के लिए बस। ये भी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, या बाहर से। पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसिंग, जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दोनों का ही बेसिस होती है। ठीक है, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म में डीएनए सीक्वेंस में जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है वो जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों का ही बेसिस होती है। ठीक है, ठीक, एग्जाम्पल के क्वेश्चन है ये, दोनों 2 क्वेश्चन है एग्जाम्पल से, वो मैंने उठाए हैं, वो देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है कि इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए in a transcription unit, if the sequence of nitrogen basis of the coding strand of the DNA कोडिंग स्ट्रैंड वाले in a transcription unit में इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिया है ATG ATG। ठीक है, तो पूछा है सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इन इट्स RNA ट्रांसक्रिप्ट वुड बी। जैसे जो RNA बनेगा उसमें सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो चूँकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो 5 प्राइम 3 प्राइम वाले होंगे, तो चारों ऑप्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिए हैं, क्योंकि यहाँ तो DNA से RNA बन रहा है ना। तो देखो, अब देखो कैसे देखो,
सिंपल सी बात है, बस क्या करेंगे, बस डीएनए से एक के स्टैंड से आरएनए का स्टैंड बन रहा है, ठीक है। तो ये स्पेशल बात ये ध्यान रखना, ये कौन सा सीक्वेंस है, ये कोडिंग स्टैंड है, ठीक है। कौन सा मेन चीज़ इसमें ये है, सलूशन ध्यान से, चूँकि कोडिंग स्टैंड दिया है तो दैट इज़ हमें रिवर्स नहीं करना है, बस टी की जगह यू कर दो, समझ रहे हो नहीं, क्योंकि कोडिंग स्टैंड का कहाँ होता था ट्रांसक्रिप्शन, टेम्पलेट स्टैंड का होता था ना, याद आ गया। कोडिंग स्टैंड तो बस रेफरेंस के काम आता था कि प्रमोटर साहब इसके हिसाब से इसके 5 प्राइम पर रखा जाता है, ठीक है, और टर्मिनेटर 3 प्राइम पर। तो ध्यान से याद रखना क्वेश्चन में कि आंखें खोल करके काम करना। कोडिंग स्टैंड का दिया है तो कहूँ अपोजिट मत करने लगना, एकदम से सोचो बस जो टी की जगह यू, मतलब बस टी की जगह यू उस हिसाब से कर देंगे, बाकी उल्टा ही कर देंगे, बस ऐसा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस वैसा ही वैसे ही रखना, बस केवल टी की जगह यू करना, उल्टा भी नहीं करना है। जैसे सोचो कि ए का यू कर दो, ठीक है, फिर टी का ए कर दो, जी का सी कर दो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। कहीं ऐसा कर दो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कहीं आप ये वाला ऑप्शन बना दो, ठीक है, यू ए सी, यू यू ए सी, ये बी ऑप्शन मारेंगे मोस्टली लोग। हाँ, अगर यहाँ होता टेम्पलेट स्टैंड तब ऑप्शन जाता बी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि कोडिंग स्टैंड किसी को कोड थोड़ी करता है, सो एक यू ऐसे मत करना कहीं, ठीक है। बस डीएनए एंड आरएनए में टी एंड यू का अंतर होता है, तो बस वही कर दें, टी की जगह यू लगा दें बस, ठीक है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ ए कोडॉन इन मैसेंजर आरएनए इज, इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ ए कोडॉन इन मैसेंजर आरएनए 5.3 प्राइम ये दिया है, द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर आरएनए पेयरिंग विद इट मस्ट बी, तो ट्रांसफर आरएनए के पेयरिंग का क्या होगा। चूँकि सिंपली ये तो सिंपली आरएनए से आरएनए बन रहा है ना, ठीक, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 5.3 प्राइम करेंगे तो ए का 5 प्राइम टू 3 प्राइम करेंगे, ठीक है। तो स्पेशल बात, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये है, तो हम जो ए का यू करेंगे, यू का ए करेंगे और जी का सी करेंगे, ये कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, ये कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, ये होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ। मतलब कैसे करना, पहले आप तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बना लेना, जैसे मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि कोडोन एंटी कोडोन की बात चल रही है। जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिया गया ए यू जी 3 प्राइम, अब इसका एंटी कोडोन बनाना है तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनेगा, ए का क्या हो जाएगा यू, यू का ए और जी का सी। अब देखो इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम सी ए यू। तो देखो जो है ऑप्शन इसी टर्म में दिया हुआ है सी ए यू 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो पहले इसको ऐसे बना लेना, फिर ऐसे करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं देता है वो, ऐसे देगा जिससे कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है। बाकी जो है ये क्वेश्चन हो गए, मैं जो बता रहा था कि एग्जाम्पल के क्वेश्चन लिए हुए हैं, बाकी जो है ये सब हो गया। और बाकी चैप्टर हो गया, समरी हो गया, सब कुछ। हाँ, यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन था उसका फिगर छूट गया था, ठीक है, तो फिगर देख लेते हैं। ये था फिगर, प्यूकैरियोट्स वाला तो देख लिया था हम लोगों ने, ठीक है। और रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी को समझ लेते हैं। रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी क्या होती है, दैट इज पूर्वजों के लक्षण आना को रिप्रेजेंट करता है। इंट्रॉन का प्रेजेंस होना इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में जो इंट्रॉन थे वो पूर्वजों के लक्षण को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इंट्रॉन जैव विकास के समय जो सबसे पहले आया था उसमें था, फिर बीच में प्रोकैरियोट्स में नहीं था, फिर पुनः यूकैरियोट्स में फिर से शो हुआ, तो ये तरीके से पूर्वजों का लक्षण है ये, ठीक है, इंट्रॉन का होना। अब देखो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स का फिगर रह गया था,
तो इसमें हमने वही स्प्लाइसिंग वगैरह सब चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात ये पूछा जाए कि इस फिगर में क्या दिखाया गया है। तो ध्यान से इस पूरे फिगर में कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग तीनों दिखाई जाएंगी, ध्यान रखना। क्योंकि टेलिंग भले से लिखा नहीं है, बट 3' पर पॉली एडेनिलेशन जो तो दिखाया जा रहा है ना, तो उसी को तो कहते थे टेलिंग। ठीक है, 3' पे जो पॉली एडेनिलेशन करते थे, ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था एडेनिलेट रेजिड्यू 200 से 300 ये एडिट किए जाते थे 3' एंड पर। ठीक है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। तो ये क्या होता था, ये इसी को तो टेलिंग बोलते थे। तो देखो पॉली एडेनिलेशन हो रहा है 3' पर। ठीक है, देखो इसमें सिंपली ये कैपिंग दिखाई जा रही है। ठीक है, 5-मिथाइल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये कैप कर रहा है 5' पे, लग रहा है जा करके। ठीक है, ये इंट्रॉन है। ध्यान से, इंट्रॉन बीच में फंसे रहते हैं, किनारों पर नहीं। ठीक है, इंट्रॉन देखो बीच में फंसे, देखो किनारे पर कहीं भी नहीं है। देखो येलो से दिखाया गया एक्जोन, ये तो एक्जोन है किनारे किनारे पर, इंट्रॉन बीच में फंसे हैं, बस इन्हीं को तो हटाया जाता है सब प्रोसेस द्वारा। तो RNA स्प्लाइसिंग हो रहा है। ठीक है, ये सब वही घूंघरू में 200 से 300। ठीक है, ये पॉली एडेनिलेट वही टेल है, ये टेलिंग की जा रही है। पॉली एडेनिलेशन मतलब एडेनिलेट रेजिड्यू का जोड़ना। ठीक है, ये चौथे नंबर पे प्रोसेस्ड मैसेंजर RNA दिखाया गया है। बिल्कुल पूरी तरीके से एक्टिव मैसेंजर RNA बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे प्रोसेस हो गई है। ठीक है, कैपिंग, स्प्लाइसिंग और ये टेलिंग। स्प्लाइसिंग में धीमे धीमे ये इंट्रॉन हटा दिए गए। ठीक है, बीच बीच में से देखो पूरी तरीके से हट करके यहाँ आए, यहाँ हटे पूरी तरीके से। देखो अब बीच बीच में कहीं भी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब पूरी प्रोसेस है। पूछा जाए इस पूरे फिगर ऐसे दिया जाए, पूरा इतना पूरा दीजिए, पूछा जाए क्या दिखाया जा रहा है, तो इसमें कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग तीनों दिखाई जा रही है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी यही था फिगर। अगर जो है इंडिकेट कर कैसे करके पूछे तो अभी आप बता देना। ठीक है, यहाँ ये कैपिंग लिखा हुआ है, 5' की तरफ कैपिंग लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। ये 3' की तरफ पॉली टेल लिखा है, पॉली एडेनिलेशन लिखा है यहाँ पे। मैसेंजर RNA फाइनल बन के तैयार हुआ तो मैसेंजर RNA लिखा होगा। बीच में इसमें इंट्रॉन फंसाए दिखाए जाएंगे, किनारे पे एक्सोन होगा, सिंपल सी बात है। जब तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट बनता था तब तो प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो ये फिगर रहेगा, तो ये मैंने बता ही दिया आपको अच्छे से। बाकी जो है ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये यहाँ पर अगर जो रह गया था तो फिनाइल एलानिन तो मैंने बता ही दिया था, THR का मतलब थ्रियोनिन होता है। ठीक है, ठीक है भाई, AC के आगे UCAG में से कुछ भी लगा देते तो थ्रियोनिन बनता था भाई, THR थ्रियोनिन होता है। ठीक है, बाकी जो है हर चीज़ मैंने बताई दी थी अच्छे से डिटेल्स। अब आप इसके सभी टोटल क्वेश्चन लगा सकते हैं फिंगर टिप से। PYQ आए हुए हैं, लेकिन PYQ में जो NCERT से रिलेटेड है वही लगाना, ज़्यादा पुराना टाइप का क्वेश्चन मत लगाना, क्योंकि वैसा कुछ आएगा भी नहीं ज़्यादा। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करो, जितना 1-2 क्वेश्चन के पीछे परेशान हो गए उतने में फिजिक्स केमिस्ट्री पर फोकस करो, क्योंकि हार्ड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। ये बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात सही है कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी जरूरत पड़ेगी। केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं ना, हम कंपटीशन में अगर उनसे आगे चलना चाहते हैं, उनसे अच्छी रैंक लाना चाहते हैं अपने कंपटीटर से, तो हमको स्मार्ट वर्क दिन ब दिन डे बाई डे स्मार्टर होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो भी तो ऐसे ही सोच रहे होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।